हाँ तो मित्रों, मेंस आंसर राइटिंग मास्टर क्लास उसके पहले एपिसोड में आपका स्वागत, कि जहां हम कोशिश करेंगे आपका राइटर्स ब्लॉक खत्म किया जाए। राइटर्स ब्लॉक मतलब आदमी की पेन ही नहीं चलती कि मैं क्या लिखूं, शुरू ही नहीं कर पा रहा। तो भाई कम से कम इंट्रोडक्शन लिखो, कि जैसे ही आपकी इंट्रोडक्शन में थोड़ी पेन चल गई तो फिर आगे भी थोड़ा थोड़ा आप लिख ही सकते हैं। तो आज की ये जो मास्टर क्लास है, हम जवाबों के इंट्रोडक्शन लिखने की कोशिश करेंगे। और इस पहले एपिसोड में हमारा थीम रहेगा ज्योग्राफी के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, उसके इंट्रोडक्शन लिखेंगे। आपको सिर्फ दो गलतियों से बचना है। पहला, मैं स्क्रीन पर जो भी क्वेश्चन दिखाऊं तो एआई को पूछने नहीं जाना है। रियल एग्जाम में एआई आपका इंट्रोडक्शन लिख के नहीं देगा, आपको खुद से लिखना है। और कोशिश करनी है कि वो इंट्रोडक्शन या तो एनसीईआरटी आदि स्टैंडर्ड बुक से की जाए, नहीं तो अपने दिमाग से की जाए, एआई से नहीं। रियल एग्जाम में एआई नहीं आएगा। और दूसरी ज़रूरी बात, जो भी जवाब आप लिखें ब्लैंक पेपर पे लिखने, टैबलेट पे नहीं। क्योंकि आईपैड, टैबलेट वगैरह में जो भी आप आंसर राइटिंग करते हैं, देखिए एक तो ऑटो स्पेल चेक, इनफाइनाइट स्पेस होती है, तो आपको वर्ड लिमिट का अंदाज नहीं रहता कि 250 वर्ड कहाँ खत्म हुए, 150 कहाँ खत्म हुए। उसकी स्मूथ सरफेस पर जो आप लिखते हैं तो फास्ट लिखावट होती है, जो रियल एग्जाम में हो नहीं सकती। तो आपको असल आंसर राइटिंग की ट्रेनिंग चाहिए तो कोरे कागज, लाइन वाले भी नहीं, कोरे कागज, रियल एग्जाम में कोरे कागज ही होते हैं, उस पर करिए। चलिए शुरू करते हैं। अब जो भी आंसर है तो इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। आज का मुद्दा है हम इंट्रोडक्शन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इंट्रोड्यूस करने के लिए 5 तरीके हो सकते हैं। आप प्रश्न में पूछे गए किसी टर्म को डिफाइन करें, व्याख्यायित करें, उसका उद्भव, ओरिजिन बता दो, कुछ डेटा बता दो, उसके साथ जुड़े कोई महानुभाव के कोटेशन, गांधी जी ने ये बोला था, नेहरू ने ये बोला था, या लास्ट में कोई केस स्टडी से आप बात करें कि जापान में ये सुनामी आई थी तो ऐसा हुआ था, चर्नोबिल न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ तो ऐसा हुआ था। ये भी एक तरीका हो सकता है। हालांकि ये कोटेशन और केस स्टडीज निबंध में किए जाएं तो ठीक है, जीएस में करना मुश्किल है। उसका कारण है कि निबंध में आपको 3 घंटे में 2 ही निबंध लिखने होते हैं, जबकि जीएस के पेपर में 3 घंटे में 20 सवाल लिखने होते हैं। तो वहाँ हर एक में क्या कोटेशन लगेगा, क्या केस स्टडी लगेगा, इट इज़ वेरी इनएफिशिएंट वे। हो सकता है एक दो जवाब आप मतलब प्रश्न घर से रट के गए थे, वही वर्ड बाय वर्ड पूछे तो बराबर है, वरना टेम्पलेट यही हो सकता है कि जीएस के सवाल हैं तो 3 ही तरीके, डिफाइन, ओरिजिन, डेटा। और ना सिर्फ इकोनॉमी, हिस्ट्री, सोसाइटी, ज्योग्राफी, सब में मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा कि ये टेम्पलेट काम करता है। मेंस पेपर 1 सिलेबस आप जानते हैं, हिस्ट्री, सोसाइटी, ज्योग्राफी। तो एक एक करके इनके सारे 2025 के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये टेम्पलेट्स को इस्तेमाल करें। मित्रों, जहां तक मेरे इकोनॉमी कोर्सेज की बात है तो कल गुरुवार 18 जून से 2026 मेंस एग्जाम के लिए मेरा मेंस का QEP 8 नंबर का कोर्स अनअकैडमी पर आ रहा है। उसके बाद 2027 प्रीलिम्स के लिए मिडल ऑफ द जुलाई से मेरा PCB 16 नंबर का कोर्स शुरू होगा, और उसी के थोड़े समय बाद उसमें 2027 मेंस के लिए QEP 9 नंबर का कोर्स भी शुरू होगा। करते करते मिडल ऑफ द दिसंबर तक 2027 की प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस खत्म हो जाएगा, ताकि क्रिसमस दिसंबर 25 से प्रीलिम्स का मेरा नेक्स्ट इकोनॉमिक कोर्स लॉन्च हो सके। तो आप समझो, मैं क्लास खोल के बैठा तो कोर्स तो आते जाते रहते हैं। जितना जल्दी जुड़ेंगे उतना जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, तो फिर आप रिवीजन, मॉक टेस्ट, मेंस आंसर राइटिंग सब पे फोकस कर पाएंगे। बाकी उसकी रजिस्ट्रेशन लिंक, फी स्ट्रक्चर, वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हैं, वहाँ से आप हासिल कर सकते हैं। डिस्काउंट कोड याद रहे, mrunal.org। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट स्टार्ट विद ज्योग्राफी और उसके 2025 के सवाल जो पूछे गए मेंस एग्जाम में। अब आप जब एनालिसिस करें तो पता चलेगा कि मेंस में जो ज्योग्राफी पूछी जाती है वो 3 जात के होते हैं। कुछ जो सीधे सीधे एनसीईआरटी से आपको जवाब मिल जाते हैं, कुछ ऐसा कि एनसीईआरटी पर एक से ज़्यादा एनसीईआरटी का उपयोग करके थोड़ा यहाँ से थोड़ा यहाँ से आपको जवाब बनाना पड़ता है, जो हम आगे देखेंगे। और तीसरे कुछ रैंडम सवाल जो थोड़े एडवांस किताबों से या कंटेम्पररी इश्यूज से पूछे जाते हैं, वो भी आज सॉल्व करेंगे। हालांकि खुशी की बात यह रहती है कि यूजुअली मेंस में जो ज्योग्राफी पूछे, एनसीईआरटी से आप इंट्रोडक्शन 3 आउट ऑफ 5 टाइम्स बना ही सकते हैं। बॉडी में दिक्कत आती है कि थोड़ा आपको अप्लाइड नॉलेज, इंटरलिंकेजेस, वोकेबलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप उसको 150 टू 40 वर्ड्स तक खींच सकें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला ये सवाल, 4, 3, 2, 1। हाँ, तो कीवर्ड्स यहाँ पर क्या क्या है? नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटीज़ और उसके एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले आप डिफाइन करेंगे। तो ये तो येलो कलर की जो ह्यूमन ज्योग्राफी की एनसीईआरटी की किताब है, सीधा पूरा चैप्टर दिया है उन लोगों ने प्राइमरी एक्टिविटीज़ के बारे में। वहाँ से डेफिनेशन तो बन ही जाएगी। हालांकि इन्होंने पूछा है इंडिया के अंदर बात करिए, तो फिर उसके ये थियरी कंसेप्ट जो आपने
समझ लिए, वो इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, ये वाली जो एनसीईआरटी है, इसमें अलग अलग क्या क्या उद्योग होते हैं, कहाँ कहाँ वितरण है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उस पर आप बात करेंगे। तो हालांकि आज अभी तो हम सिर्फ प्राइमरी सेक्टर पर देख रहे हैं, लेकिन आपका होमवर्क है कि तीनों सेक्टर मतलब सेकेंडरी टर्शरी भी आप खुद से प्रिपेयर करें। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन में डिफाइन करेंगे कि प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मतलब दे यूजुअली इन्वॉल्व एक्सट्रैक्टिंग द रिसोर्सेज फ्रॉम द नेचर, प्रकृति से संसाधनों को जो निकाला जाता है, चाहे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, मत्स्य पालन, माइनिंग, खनन, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन है, ये सब हुआ प्राइमरी सेक्टर। फिर दूसरा इंडस्ट्री होता है, तीसरा टर्शरी होता है, वो आप जानते हैं। उसके बाद जवाब को थोड़ा और लंबा खींचने के लिए आप थोड़ा डेटा दे दीजिए कि अकॉर्डिंग टू द एनएसओ डेटा 2025 में भारत में जितना भी ग्रॉस वैल्यू एडेड हुआ, जो जीडीपी से थोड़ा अलग होता है, वो मैं अलग मास्टर क्लास में बता चुका हूँ। खैर, तो जीवीए के हिसाब से भारत देश में मतलब एक साल में जितनी भी नई गुड्स एंड सर्विसेज पैदा हुई, उसमें प्राइमरी सेक्टर 20%, सेकेंडरी 26% और टर्शरी 54%। ये डेटा आपको याद रखना है प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। तो हालांकि प्राइमरी सेक्टर उसका लोएस्ट कंट्रीब्यूशन है जीवीए में, बट इट रिमेन्स द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर। और हमें प्रश्न में क्या पूछा है, नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटीज़, खेती बाड़ी के अलावा क्या होता है, तो फिशिंग, माइनिंग, ये सब की बात करनी है। और वो पूछ रहा है कि भारत का फिजियोग्राफिक फीचर्स मतलब ये नदी, पर्वत, झरने, ये सब के हिसाब से ये कहाँ कहाँ वितरण हुआ है बताइए। तो इसके वास्ते आपको इंडिया की, खास तो इंडिया की ह्यूमन ज्योग्राफी की किताब और थोड़ी बहुत ये इंडिया फिजिकल ज्योग्राफी की किताब, दोनों से आप चीज़ों को कंबाइन करेंगे, आपका जवाब हो जाएगा। तो मैं शुरू में जो बता रहा था, कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा एनसीईआरटी पढ़ के सॉल्व होते हैं। हाँ, तो नॉलेज अप्लाई करो आप, कुछ इसमें दम है नहीं कि जो अपने पास इतनी लंबी कोस्टल एरिया है तो वहाँ पर सब फिशिंग के अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फिर ये जो मैदानी प्रदेश है तो वहाँ पर खेती बाड़ी तो होती है, उसी के साथ घास चारा मिलता है, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन है। फिर ये पूरा जो वन विस्तार है वहाँ से फॉरेस्ट्री, टिम्बर, माइनिंग, फिर ये जो भी डेक्कन प्लेटू है वहाँ से माइनिंग होगा, वगैरह वगैरह। उदाहरण के साथ आप कोट करेंगे, अगर आप डायग्राम बना पाएँ, उसमें भी कुछ मार्किंग कर पाएँ तो और बेहतर होगा। अब इसका कंक्लूजन क्या करेंगे, कंक्लूजन ये होगा कि नेचर हैज़ ब्लेस्ड अस, प्रकृति की बहुत मेहरबानी रही है कि हमारे पास सभी प्रकार के ये प्राइमरी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि ओवर फिशिंग ना हो जाए, ओवर माइनिंग से प्रदूषण ना हो जाए, ओवर वुड कटिंग या डिफॉरेस्टेशन ना हो जाए। तो वी हैव टू इंश्योर सस्टेनेबिलिटी व्हाइल वी परस्यू दिस प्राइमरी एक्टिविटीज़। और उसके साथ जुड़ा है एसडीजी गोल के बारे में आप कुछ लिख दीजिए तो बेहतर है। खैर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए, 4, 3, 2, 1। तो यहाँ पर कीवर्ड क्या है, सुनामी, तो उसको हम डिफाइन करेंगे। अब ये भी सीधा सीधा जवाब आपको इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी की बुक एनसीईआरटी, और उसमें डिजास्टर का पूरा चैप्टर ही है, तो वहाँ पर ये सुनामी, साइक्लोन, अर्थक्वेक सब कुछ दिया है, वहाँ से आप बना सकते। तो हालांकि अभी तो हम सिर्फ सुनामी के लिए बना रहे हैं, लेकिन आपका होमवर्क है कि बाकी भी जितने प्रकार के डिजास्टर हैं उनका ये सेम टेम्पलेट आप रेडी कर दीजिए। तो सबसे पहले आप उस डिजास्टर को डिफाइन करेंगे। सुनामी मतलब क्या, समंदर में भूकंप आता है और उसके चलते जो लहरें जमीन को बर्बाद करती हैं। तो सुनामी इज अ सीरीज ऑफ पावरफुल ओशन वेव्स, दे आर ट्रिगर्ड बाय सडन अंडर वाटर अर्थक्वेक्स। और ओरिजिन में आप बता सकते हैं कि 2004 में इंडियन ओशन में एक सुनामी आई थी और उसके चलते साउथ एशिया के देश, चाहे इंडिया, थाईलैंड, श्रीलंका, लाखों की संख्या में लोग मर गए, करीब 3 लाख लोग मर गए। अब इस क्वेश्चन का प्रॉब्लम शुरू होता है कि सुनामी तो हम सबको पता है, इसने कहा कि उसके अंजाम क्या होते हैं, एग्जाम्पल के साथ बात करो। तो अब जवाब को खींचना पड़ेगा। आपको 2 लाइन में पता है कि ठीक है, आदमी मर जाते हैं, प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन, बट हाउ विल यू ड्रैग इट फॉर 150 वर्ड्स, 250 वर्ड्स। तो मैं एआई को पूछने नहीं जाऊंगा क्योंकि रियल एग्जाम में एआई नहीं आएगा, मैं अपने दिमाग से सोच के लिखूँ। तो हाँ, सुनामी से डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी होता है। एवरीथिंग इज लॉस्ट एंड वॉश्ड अवे, चाहे आदमी है, आपके गहने हैं, मार्कशीट है, सब कुछ, फैमिलीज बर्बाद हो जाती हैं आपके। ठीक है, फिर सेगमेंट बना के कुछ लिखो कि इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स क्या होते हैं। फिर से वो सारे पोर्ट्स, होटल, टूरिज्म रीबिल्ड करने में सालों गुजर जाते हैं। इंश्योरेंस इंडस्ट्री को भारी नुकसान होता है क्योंकि वो सबके लॉसेस जो करने हैं, उसने मैथ्स की प्रोबेबिलिटी लगाई होगी कि भाई जितने लोग प्रीमियम भरते हैं 100 लोग, तो उसमें से 3 ही मरेंगे ना। अब ये तो यहाँ पर 33 मर गए, तो अंडर राइटिंग के लॉसेस बढ़ जाते हैं। सुनामी के दौरान जो सलाइन वाटर, खारा पानी,
बढ़ते बढ़ते खेती बाड़ी की ज़मीन तक आ गया तो वो सब बर्बाद हो जाता है, किसान सालों तक उसमें फसल वापस नहीं लगा पाते। जितनी भी ये इलेक्ट्रिसिटी टावर्स, कम्युनिकेशन सब रिस्टोर करने में काफ़ी समय जाता है और उसके चलते विदेशों से या दूसरे इलाकों से जो भी मदद पहुंचानी है, रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन, उसमें भी बहुत दिक्कत आती है कंपेयर टू अदर डिजास्टर्स। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो अब आपको समझ नहीं आ रहा है और उसमें कुछ भी ऐसा नहीं जो मैं एआई को पूछने गया। बात यह है कि आपके पास शब्द भंडार, वोकेबलरी ज़्यादा होनी चाहिए। और वो कैसे बनेगी? किताबें ज़्यादा पढ़ो, अखबार ज़्यादा पढ़ो, अखबार के कॉलम रोज़ पढ़ो, 6-8 महीने एक्सरसाइज ये करेंगे तो कुछ भी वो पूछे आप थोड़ा बहुत बोल बच्चन तो कर ही सकते। और जो विद्यार्थी 2027, 28, 29 के लिए प्रीलिम्स और मेंस की कंबाइंड तैयारी करना चाहते हैं तो केवल 16,999 से शुरू हो रहे हमारे कोर्सेज, जिसमें आपको लाइव लेक्चर, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट सब कुछ मिले। और साथ ही साथ CSE एश्योर, यानी हमसे पढ़ने के बाद भी यदि प्रीलिम्स न क्लियर हो सके तो आपको फ्री एक्सटेंशन मिलेगा, प्रोवाइडेड की रेगुलर अटेंडेंस हो, रेगुलर मॉक टेस्ट आपने दिए हों और 2 साल या उससे ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन लिया हो। इन सब के डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन, वीडियो पॉज करके ट्राई करें। 4, 3, 2, 1। हाँ, तो गंगा रिवर बेसिन में पॉपुलेशन डेंसिटी और उसके पीछे ज़मीन, पानी, ये सब कैसे जिम्मेदार है? ये भी ऐसा है कि आपको 2 अलग अलग एनसीईआरटी से थोड़ा थोड़ा उठाना पड़े। सबसे पहले बात है पॉपुलेशन डेंसिटी, तो ये आपको मिल जाएगी इंडिया पीपल एंड ज्योग्राफी। मतलब कि इंडिया ह्यूमन ज्योग्राफी की जो किताब है, सीधा उठा के पूछा है उसने भारत का ये सब पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, और उसमें भी एरिया वाइज की गंगा मैदानी प्रदेश में 25% पॉपुलेशन ग्रोथ है, सब यहाँ से डेटा उसने दिया है, वही हमको छापना है। खैर, सबसे पहले तो हम इस टर्म को डिफाइन करेंगे। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? आबादी का घनत्व, कि प्रति स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। इट रिफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड। और यहाँ पर भी गंगा की बात है तो हम वहाँ तक ओरिजिन करेंगे कि भारत, उसे 3 से 4 रीजन में आप बांट सकते हैं। ग्रेट माउंटेन जोन, गंगा इंडस प्लेन्स, डेजर्ट रीजन और साउथ का पेनिनसुला। फिर हम विषय प्रवेश करेंगे कि इसके अंदर भी ये गंगा इंडस प्लेन्स हैं, 2001 से लेके 2011 दो सेंसस, मतलब ये 2 सेंसस के बीच आप पाएंगे उनकी आबादी में 25% ग्रोथ हुआ है। ये भी मैं नेट पे चेक करने नहीं गया, ये इंडिया ह्यूमन ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में दिया है। तो अमॉन्ग ऑल दी 3-4 रीजन्स ऑफ इंडिया, गंगा रिवर बेसिन हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ। अब तकलीफ शुरू होगी कि पन्ना आपको भरना पड़ेगा कि इसके पीछे लैंड, सॉइल और वाटर रिसोर्स कैसे जिम्मेदार हैं। अब जब आप लिखने बैठेंगे यू विल रियलाइज कि घूम फिर के मेरे पास तो 2 ही पॉइंट है कि ये गैंजेटिक प्लेन्स में मीठा पानी, फ्रेश वाटर और फर्टाइल लैंड है। लेकिन आगे फिर क्या लिखूं? क्योंकि जस्टिफाई भी तो करना है कि अच्छा इसमें यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, ऐसा क्यों है। तो अब आपको करना होगा पैडिंग, मतलब गद्दे में और रुई भरनी होगी कि आपके पास फर्टाइल लैंड और फ्रेश वाटर तो है। फिर उसमें आप थोड़ी हिस्ट्री ला दीजिए कि मुगलों के ज़माने से, ब्रिटिश के टाइम से ऐसा हो रहा है। थोड़ी इकोनॉमी उसमें ला दीजिए। फॉर एग्जांपल कि क्योंकि ये पूरा गंगा प्रदेश है, वहाँ पर फर्टाइल लैंड और फ्रेश वाटर रहा है, तो मध्यकाल से ही दिल्ली सल्तनत, मुगल, सब ने यहाँ पर कब्जा करने की कोशिश की। क्योंकि मुगल आप जानते हैं वो आए तो अफगानिस्तान या कहीं और से, क्यों आए? क्योंकि यहाँ शांति थी, खुशहाली थी, तो ट्रेड रूट डेवलप किए। ब्रिटिश आए, उन्होंने रेलवे डेवलप किए, कैंटोनमेंट सिटी डेवलप किए, उसके फिर आप कुछ नाम लिख देंगे। उसके चलते अर्बन इकोनॉमी डेवलप होती है, तो वहाँ और मजदूरों की ज़रूरत होती है और ज़्यादा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ होती है, बहुत सारे और लोग आने लगे। तो पॉपुलेशन डेंसिटी की प्रति स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग हैं वो बढ़ने लगे। आज़ादी के बाद सरकार ने जो ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति शुरू की, तो उसमें भी आप पाएंगे कि ईस्ट के या साउथ के रीजन से पहले यहाँ पर उसके प्रयोग शुरू होते हैं, तो और खुशहाली बढ़ती है, खेती बाड़ी बढ़ती है, खेत मजदूरों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो उड़ीसा के भी मजदूर आएंगे, बाकी जगह से आएंगे, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री डेवलप होती है एंड सो फॉर्थ। तो ये सब कर करके आपने इसे जवाब को पैड करना होगा। अब जैसे ये किया तो दिल्ली कोचिंग घराने के टीचर मैथी मारने नहीं आ जाए तो फिर उनका नाम बदल देना पड़े, क्योंकि उनको डरा के कोर्स बेचना है। तो वो क्या कहेंगे, देखो ये प्रश्न ज्योग्राफी का है, इसमें तुम ये इकोनॉमी, हिस्ट्री की इधर उधर की बातें लिख रहे हो, ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट से अलग है। तो उनको मेरा ये कहना है कि ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है
और इसको तंबूरा कभी कोई 100% फुलफिल कर ही नहीं सकता, क्योंकि उस हिसाब से करना हो तो एआई को पूछ के 5 लाइब्रेरी की किताब लेके जवाब बैठने भी ले तभी होगा। तो टॉपर कौन बनेगा? मुकेश और रफ़ी में कौन ज़्यादा अच्छा गाता है, ऐसी कॉम्पिटिशन है ही नहीं भाई। बादशाह और यो-यो हनी सिंह में उस दिन जो कम बेसुरा गाएगा वही टॉपर है। और इसमें टॉपर का मैं कोई अपमान नहीं कर रहा। यूपीएससी ने खुद ही होशियारी मारने के लिए 4 पेपर कर दिए जीएस के। तो कोई 100% तैयारी सब कुछ करके जा ही नहीं सकता, स्पेशली जब वो कुछ भी रैंडम पूछना शुरू करे। बीच में यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कहा कि मैं जेब में ऑनियन लेके घूमता हूँ तो उससे मुझे गर्मी से बचाव मिलता है। तो इसमें जेनजी वाले आ जाएं, ये तो सब बेतुकी अनसाइंटिफिक बात है। आप मध्य प्रदेश में किसी गरीब आदमी को पूछे, वो कहे हाँ ऐसा हमको तो फायदा हुआ था, हम लेके गए थे, हमको लू नहीं लगी। तो ये सब श्रद्धा विश्वास की बात है। ऑनियन में साइंस है, इसलिए लू से नहीं बचाता। आपकी श्रद्धा है कि ऑनियन मेरे पास है इसलिए मुझे लू नहीं लगेगी, वो आपकी श्रद्धा आपको बचाता। तो श्रद्धा बनाम मैथी मानने की बात है। ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से तुमने लिखा या नहीं लिखा इसलिए तुम्हारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा वो कोई आपको नहीं बोल सकता, क्योंकि आरटीआई में यूपीएससी इवेल्युएटेड कॉपीज देती ही नहीं। तो किस आदमी को किस बात के मार्क्स कितने मिले हैं वो कोई नहीं बोल सकता, वो खुद टॉपर भी नहीं बोल सकता। तो ये जो सब चिकनी चुपड़ी बातें हैं, यू हैव टू राइट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, बराबर है उसके आसपास लिखना है, पर 100% कोई नहीं कर सकता। फिर ऐसा और कि डायरेक्टिव कीवर्ड के हिसाब से जवाब अलग हो जाएगा, कि एग्जामाइन वर्सेस क्रिटिकली एग्जामाइन का जवाब अलग होना चाहिए। ये सब श्रद्धा बनाम मैथी मारने की बात है। ऑलराइट फ्रेंड्स, फिजिकल ज्योग्राफी का ये क्वेश्चन ट्राई करिए। 4 3 2 1। हाँ, तो ये तो काफ़ी आसान है। कुल मिलाकर मतलब प्लेट टेक्टोनिक से ओशन की, कॉन्टिनेंट की साइज और शेप कैसे डिसाइड हुआ है। तो ये तो आपको फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, और उसमें ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस, कॉन्टिनेंट्स, इसमें आपको सब माल मिल जाएगा। तो प्लेट टेक्टोनिक्स तो मतलब काफ़ी आसान टॉपिक हो गया। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देंगे। प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है? ये अर्थ का आउटर शेल, इट इज़ डिवाइडेड इनटू लार्ज रॉकी स्लैब्स, और उन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है, जो भी है। फिर आगे उसने पूछा कि इससे कॉन्टिनेंट की साइज़, शेप कैसे डिसाइड हुआ। तो डेटा भी थोड़ा आप लिख सकते हैं कि साइज़ ऑफ द कॉन्टिनेंट्स के हिसाब से एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका वगैरह ये कॉन्टिनेंट्स हैं, और इनका शेप डिसाइड हुआ करके आप आगे बातें करेंगे। अब यहाँ तक पहुँचे तो कुछ लोग कहेंगे देखो ये तुम बता रहे हो, ये तो आसान आसान से सवाल हैं कि जो सीधा ही एनसीईआरटी में मिल जाते हैं। ऐसा हर बार नहीं होता है, यू आर राइट। कुछ विचित्र सवाल भी पूछे जाते हैं। वीडियो पॉज करके देखिए। 4 3 2 1। हाँ, तो 2022 से 24 में ये ऑरोरा ऑस्ट्रेलियास एंड बोरियालिस क्या है, फ्योर्ड्स क्या होते हैं, पूर्वैया की भोजपुर रीजन के कल्चरल एथोस पर क्या असर है, चले के बहुत कुछ ऐसे विचित्र सवाल भी बीच बीच में आते रहते हैं। अब उस हिसाब से कुछ लोग आपको रेकमेंड करेंगे देखो कि ऐसी सब जाड़ी मोटी किताबें देखनी चाहिए, डी.आर. खुल्लर, माजिद हुसैन, कविंदर सिंह वगैरह। तो ये ज़्यादा प्रैक्टिकल बात नहीं, सिवाय कि आप अगर 2 साल बाद परीक्षा देने वाले हैं तो टाइम बच सकता है। क्योंकि आप समझो, एक बार आप फिर भी पढ़ लोगे, लेकिन कम से कम 3 बार रिवाइज करेंगे तब जाके इतना सब दिमाग में याद रहेगा। और दूसरी बात कि ये जो विचित्र सवाल हैं वो एक्सेप्शन के रूप में 1-2 सवाल आते हैं, कि मान लो 5 सवाल हैं उसमें 1 आध 2 ऐसे विचित्र सवाल निकले। सारे के सारे विचित्र नहीं होते कि हम ज्योग्राफी ऑप्शनल लेवल में सब कुछ पढ़ने बैठ जाएं। हालांकि एवरी मार्क मैटर्स, तो हमें कुछ तो एफर्ट डालना होगा। तो अगर आपके पास टाइम है आप ये कर सकते हैं कि ज्योग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसा नेट पे सर्च करो, और 2013 से 25 उन क्वेश्चंस को आप ऑब्जर्व करें, और वहाँ पर भी चेरी पिक करो कि अच्छा ये तो एकदम थिंकर थियरी पूछा जो प्योर ज्योग्राफी ऑप्शनल है, जो हमें जीएस में काम का नहीं। ये कुछ फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, रिसोर्स, क्लाइमेट चेंज कुछ लगता है कि पूछा जा सकता है। तो फिर उतना एआई को फीड करके थोड़ा बहुत आप एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़िए, दैट माइट हेल्प यू। और बहुत में डिटेल में जाके मतलब खुद से मैं माजिद हुसैन, खुल्लर, सविंदर सिंह ये सब में जाएंगे तो आप लंबे हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अनदर क्वेश्चन 4 3 2 1। हाँ, तो ऑफशोर ऑयल रिजर्व्स, ये थोड़ा विचित्र प्रश्न है क्योंकि इसका सीधा सीधा जवाब आपको एनसीईआरटी में खास मिलेगा नहीं। अब यहाँ पर भी सबसे पहले तो आपको टर्म को डिफाइन करना चाहिए कि ऑफशोर ऑयल रिजर्व मतलब क्या है। जो समंदर के नीचे पाए जाते हैं ऐसे ऑयल डिपॉजिट्स। फिर आप कुछ उदाहरण लिखेंगे, गल्फ ऑफ मैक्सिको, नॉर्थ सी, मुंबई हाई वगैरह। फिर उसका थोड़ा आप मैप बना दीजिए ताकि पन्ना बड़ा बड़ा लगे।
तो आप उसको मार्क करेंगे यहाँ यहाँ वटेवर। उसके बाद आप थोड़ा ओरिजिन की कहानी लिख दीजिए कि ऑयल डिपॉजिट बनते कैसे, कि मरे हुए प्लांट्स जानवर उस पर ज़मीन का या जो भी सॉइल डिपॉजिट है उसका हीट प्रेशर आने से वो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट होता है। तो ऐसा पहले बना होगा, फिर टेक्टोनिक प्लेट जो शिफ्ट हुए तो कुछ आपको ऑयल रिजर्व ज़मीन पर मिलते हैं, कुछ समंदर के भीतर मिलते हैं। फिर उसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात आप करने बैठे, बट यस पीछे का जो भाग लिखना होगा वो आपसे मेहनत मांगेगा, क्योंकि उसके सीधे सीधे जवाब एनसीईआरटी में अवेलेबल नहीं। या इवन जो बड़ी भी किताबें, आप बड़ी किताबों में क्या लिस्ट आपको दिया होगा कि ये यहाँ पाया जाता है, यहाँ पाया जाता है, यहाँ पाया जाता है। हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम द ऑनशोर अकरेंसीज ऑफ ऑयल रिजर्व। तो इसका तो असल जवाब तो फिर आपको रिसर्च करना पड़े, अच्छा उसका ऑयल का क्वालिटी क्या होता है वो, या कितनी डेप्थ में पाया जाता है। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो हम एकदम एग्जैक्ट जवाब तो लिख ही नहीं पाएंगे, पर जो आप आगे खींच सके वो आपकी मेहनत है। उसके बाद ये एक और सवाल 4, 3, 2, 1। अब यहाँ आपको लगे आसान है लेकिन ये मुश्किल है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज तक हम लिख देंगे, पर अलग अलग आइलैंड पर क्या असर हुआ वो एग्जाम्पल के साथ आप बात करिए, तो इतना हमारे पास एग्जाम्पल होंगे नहीं। यार इंट्रोडक्शन तो आज हम लिख रहे हैं, इंट्रोडक्शन तो लिख ही देते हैं कि सबसे पहले क्लाइमेट चेंज को आप डिफाइन करें। क्लाइमेट चेंज क्या है? लॉन्ग टर्म राइज इन द अर्थ टेम्परेचर बिकॉज ऑफ द एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्रीन हाउस गैसेज। अब यहाँ पर भी आप देखिए ये शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा है क्योंकि स्लाइड में मुझे मोटे फॉन्ट में सब दिखाना है। जब आप लिख रहे हैं तो पहले आपने फुल फॉर्म लिखना है और फिर ब्रैकेट में आपने शॉर्ट फॉर्म लिखना चाहिए। ये एक एटिकेट मानी जाती है जब आप एक प्रॉपर आंसर लिख रहे हैं। फिर आप थोड़ा ओरिजिन दे सकते हैं। ये क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग शुरू कब से हुआ? तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और उसके बाद ये जो कोयले और तेल का अंधाधुंध प्रयोग हुआ है उसके चलते ग्लोबल वार्मिंग में बढ़ोतरी हुई है, और उसकी आइलैंड नेशन के ऊपर उनके सी लेवल पर निम्न असर रही है। अब यहाँ पर भी यही तकलीफ है कि ये आइलैंड नेशन पर कैसे असर करेगा, डिस्कस विथ एग्जाम्पल्स। तो प्रीलिम की कुछ प्रिपरेशन के चलते आपको ऐसे स्मॉल आइलैंड नेशंस पता हो, उन पर क्या वो तो तुक्के माने पड़ेंगे कि उनकी ये इकोनॉमी, कोस्टल टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, सबमर्जेंस वगैरह वगैरह बात करके आप खींचेंगे। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि माजिद हुसैन या डी.आर. खुल्लर में हम जाएं, क्योंकि उसमें ये बातें होंगी नहीं, क्योंकि आप समझो वो सारी किताबें असल में 90s के ज़माने में लिखी गई थी फर्स्ट टाइम। तो तब ये क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग और स्मॉल आइलैंड ये कोई इतनी बड़ी मेन स्ट्रीम डिबेट टॉपिक था भी नहीं। और अब इन ऑथर्स की अपडेटेड किताबें भी आती हो तो वो ऐसा है, इसमें कुछ तो ऐसे होंगे जिनकी अब मृत्यु हो गई है और पब्लिशर सिर्फ कुछ थोड़ा बहुत डेटा और पीवाईक्यू चेंज करके एडिशंस निकालते हो, तो उसको देख के बहुत फ़ायदा हो जाएगा या ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। वो बातें सब कहता भी दीवाना और सुनता भी दीवाना है। लेकिन हाँ, आप जियोग्राफी ऑप्शनल के कुछ पुराने पेपर देखें रिसेंट ईयर्स के, और एआई को फीड करके उस हिसाब से थोड़ी प्रिपरेशन आगे बढ़ाएं, दैट मे हेल्प यू। 3 ब्लॉक हैं, हिस्ट्री, सोसाइटी, ज्योग्राफी। हालांकि फिर भी कुछ इकोनॉमी ओवरलैप होके पूछा जाता है कि भले सिलेबस में नहीं है, मेंस पेपर 1 के सिलेबस में इकोनॉमी नहीं है, लेकिन वो कहेंगे देखे इकोनॉमी, सोसाइटी, तो बीच में स्मार्ट सिटी से पॉवर्टी रिमूवल कैसे होगा, ये प्रश्न आपको पूछ दिया जाए। या बिटकॉइन की समाज पर क्या असर होगी ये पूछा जाए। ग्लोबलाइजेशन से ये क्या हो रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी इकोनॉमी आएगी। उसी तरह इकोनॉमी और ज्योग्राफी, उसके बीच के कुछ सवाल कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट के बीच कैसे संतुलन रखें, जीआईएस, रिमोट सेंसिंग से प्लानिंग कैसे की जाए, सोलर एनर्जी का क्या महत्व है, उससे क्या इकोनॉमी और इकोलॉजी को फायदे हैं। ऐसे कुछ प्रश्न भी पूछे गए हैं जिसे हम आगे उसके इंट्रोडक्शन बनाएंगे। सबसे पहले ये क्वेश्चन देखिए 4, 3, 2, 1। ये तो हालांकि आसान रटा रटा ऐसा प्रश्न है। कीवर्ड इसमें आप देखिए सस्टेनेबल ग्रोथ। तो सबसे पहले सस्टेनेबल ग्रोथ को डिफाइन करें। तो ये तो एक्सपेक्टेड है हर एक मेन से एस्पायरेंट को कि इसे डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि ब्रंटलैंड कमीशन के हिसाब से सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, मीटिंग द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। बस फिर उसके आप थोड़ा डेटा लिख सकते हैं, क्योंकि गरीबी के साथ जोड़ना है कि हालांकि भारत में 140 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, उसमें से 16% मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का शिकार हैं, और इस कारण से ये संतुलन में गड़बड़ होती है। अब प्रश्न है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट या ग्रोथ और सामने गरीब लोगों की ज़रूरतें, उनके बीच जो झगड़ा हो रहा है, तो फिर आपने बॉडी में तो सब केस स्टडी और आगे पीछे कहानियाँ लिखनी है। केस स्टडी फॉर एग्जांपल कि कैसे ओडिशा, नियमगिरी, वेदांता, उन सबको माइनिंग करनी, और शेड्यूल ट्राइब्स के कि हमारे वन अधिकार और फॉरेस्ट की सब समस्या हो सकती है।
जब भी डैम बनाए जाते हैं हाइड्रो पावर के लिए, तो फिर वहाँ से ट्राइबल्स के विस्थापन की समस्या। सुप्रीम कोर्ट या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल गोवा में माइनिंग पे बैन लगाती है, फायर क्रैकर्स पे, पटाखों पे नहीं जला सकते, सिंगल यूज़ प्लास्टिक पे बैन है। तो इसके पीछे भी जो एमएसएमई इंडस्ट्री काम करती थी, उसके अंदर भी जो लेबरर्स थे, उनकी जॉब्स और सब जगह पर कन्फ्लिक्ट तो है। से लेके बहुत कुछ आप लिखेंगे, दिस मच इज़ पॉसिबल। फिर एक और सवाल 4, 3, 2, 1 कि स्मार्ट सिटी उससे गरीबी और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में कैसे मदद मिली है। तो पहले तो आप स्मार्ट सिटी को डिफाइन करें कि ये ऐसा सिटी है जहाँ पर पूरा सिटी उसका फिजिकल, इकोनॉमिक और सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब ये गटर पानी व्यवस्था से लेके आपको जो भी बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट सब निकालना है, म्यूनिसिपल सर्विसेज, वो सब कुछ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से चलता है। ओरिजिन अगर आप याद रख सके तो 2015 में स्मार्ट सिटी योजनाएं थी, 100 सिटी को अपग्रेड करने की प्लान थी और 2025 में ये एक्सपायर हो गई। फिर भी इन्होंने प्रश्न पूछा 2025 की मेंस में। खैर पूछा है तो अब ऐसा नहीं कि दोबारा पूछेंगे, लेकिन हम दिमाग की एक्सरसाइज कर रहे हैं कि आगे कैसे इसका जवाब बनाएं कि स्मार्ट सिटी से गरीबी कैसे हटेगी। सोचिए, कुछ तो डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होंगे कि स्मार्ट सिटी है, आईटी सब, तो ये बहुत सारी आईटी इंडस्ट्री उसमें आए। फिर वहाँ पर जो वर्कर्स हैं वो रात को भी काम करें तो घर पे कितना खाना बनाएंगे, तो बहुत सारा ऑनलाइन फूड डिलीवरी, गिग वर्कर्स, घर पे काम वाली बाई, नए नए ये जो कंस्ट्रक्शन होंगे, बिल्डिंग, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस, शॉपिंग मॉल्स, ब्रिजेस, तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम मिलेंगे। तो गरीबों की गरीबी, एक तो ये सब जॉब अपॉर्चुनिटी से कम होगी, दूसरी उनकी गरीबी इनडायरेक्टली कम होगी क्योंकि उनकी बचत ज़्यादा होगी। क्योंकि स्मार्ट सिटी का एक ऑब्जेक्टिव ये था कि आपको कहीं पर भी खड़े 15 मिनट में कुछ ना कुछ मिल जाना चाहिए वाहन, तो ट्रैवल का उनका टाइम, उसकी हार्डशिप कम होगी। मकान भी अफोर्डेबल हाउसेस और रेंटल होम्स बनाएंगे, तो उसके चलते शहर में ऑफिस या दुकानों के करीब उनको जो भी मकान मिल गए उस पर कम भाड़े में मिल जाए, तो पैसों की बचत होगी, ये भी फ़ायदा है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से सारे काम होंगे, तो करप्शन कम होगा, तो गरीब आदमी को भ्रष्टाचार में रिश्वत कम देनी होगी, तो उसकी बचत है। हॉस्पिटल स्कूल की क्वालिटी बढ़ाई जाएगी, तो सरकारी हॉस्पिटल या स्कूल में प्राइवेट वाला मज़ा मिले, तो उसकी सेविंग हो जाएगी बच्चों की फ़ीस में, हॉस्पिटल की दवाइयों में, तो दैट कैन ऑल्सो हेल्प। फिर पूछा कि चलो गरीबी तो इससे हटेगी, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कैसे होगा, वितरणात्मक न्याय। अब आप सोचिए कि जस्टिस मतलब क्या, इंसाफ ये भी तो है कि आप कितना शांति से जी पाते हैं। तो जिनके पास अमीर लोग हैं तो वेल्थ, एजुकेशन, जॉब, लोन, हेल्थ केयर सब जगह उनका तो न्याय हो चुका है। गरीब का न्याय कैसे होगा? क्योंकि स्मार्ट सिटी में ये सब झोपड़पट्टी हटा के सबको अफोर्डेबल अपार्टमेंट्स मिलेंगे, तो स्लम माफिया, पानी डिस्ट्रीब्यूट करने वाले टैंकर माफिया, उनका आतंक कम होगा, तो ये भी न्याय है। अफोर्डेबल हाउसिंग मिला, करप्शन कम हुआ, स्कूल हॉस्पिटल में उनको अच्छी क्वालिटी मिले, सुनवाई हो, बैंकों के लोन जल्दी पास हो जाएं, सैनिटेशन वर्कर जो काम करते हैं उनको साइंटिफिक गियर दिया जाए ताकि उनकी गटर में सफोकेशन से मृत्यु नहीं हो जाए, तो ये सब भी एक प्रकार से न्याय है उनके लिए। मतलब समझ, इसका सीधा जवाब तो कुछ है नहीं, तो ज़बरदस्ती मारपीट के हम जस्टिफाई कर रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है ये जिस प्रोफेसर ने क्वेश्चन सेट किया उसका कोई विद्यार्थी पीएचडी कर रहा होगा इस टॉपिक पे, तो ज़बरदस्ती थोप के उसने ये सब लिखा होगा, तो इसके दिमाग में बैठा होगा, तो फिर इसने ये बोल बच्चन सवाल पूछा है। अदरवाइज स्मार्ट सिटी और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का तो कोई नहाने निचोने का मुझे तो संबंध दिखता नहीं। बट ऐसे सवाल पहले भी आए हैं, ये ऐसे ही हैं लोग। हालांकि मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जितने सवाल हम सॉल्व कर रहे हैं, एआई को मैं जवाब पूछने नहीं गया, क्योंकि असल परीक्षा में एआई आपकी मदद नहीं करेगा। ये सब मैंने अपने दिमाग से लिखा है। वो कैसे? अगर आपकी इकोनॉमी, सोसाइटी, पॉलिटी की अगर फाउंडेशन स्ट्रांग हो और आप 2-3 साल से अखबार पढ़ रहे हैं, कॉलम पढ़ रहे हैं, तो इतनी गपबाजी हवा में हो ही सकती है, भले वो कुछ भी पूछ ले। तो छोटी बुद्धि से काम मत करो, रोज़ अखबार पढ़ो, अंग्रेजी अखबार पढ़ो, इट विल हेल्प यू डाउन द लाइन। आगे बढ़ते हैं। 4, 3, 2, 1 एआई और ड्रोन की मदद से लोकल और एरिया प्लानिंग में क्या हो सकता है। तो सबसे पहले एआई का कुछ भी पूछे डेफिनेशन घर से रट के जानी है। एआई का मतलब क्या है? दीज आर द कॉम्प्यूटेशनल सिस्टम, दे कैन थिंक, लर्न एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स लाइक ह्यूमंस। मनुष्यों की तरह ये समस्याओं को देख सकते हैं, सोच सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसका उपाय निकाल सकते हैं।
ओरिजिन भी बना सकते हैं कि एआई का वैसे तो 80s से पहले ही, मतलब कुछ इंटरनेट सोर्सेज के हिसाब से तो 50s के ज़माने से ही इसका रिसर्च चल रहा है, लेकिन ये मेन स्ट्रीम में घर घर में उसका नाम हो जाता है जब 2022 में चैट जीपीटी लॉन्च होता है। फिर आप बॉडी में जाएंगे कि इसकी मदद से कैसे हम ड्रोन की भी थोड़ी बात कर सकते हैं। आप क्या ड्रोन के डिफाइन करेंगे? नहीं, वो फिर बहुत बेसिक डेफिनेशन हो जाएगी, उसकी ज़रूरत नहीं। तो ये ड्रोन और जीआईएस और रिमोट सेंसिंग डेटा की मदद से कैसे मदद कर सकता है? लगाओ तुक्के कि इससे आप सब डेटा निकाल सकते हैं कि जो ज़मीन है उसका एलिविएशन, मतलब कहाँ ऊंचाई वाला विस्तार है, कहाँ वो पानी का जमाव हो सकता है, ये सब का प्रिडिक्शन करके आप अर्बन फ्लड्स को रोक सकते हैं, ऐसा प्लानिंग हो। फ्लोर स्पेस इंडेक्स, मतलब कितने मंजिल की इमारत बना सकते हैं, और अगर वो बनाएंगे तो एक साइड से पवन आ रहे हैं, वो दूसरी साइड जा पाएंगे कि नहीं, कहीं वो अर्बन हीट आइलैंड तो नहीं बन जाएगा जहाँ बहुत गर्मी हो जाए। तो ये भी प्लानिंग में आपको मदद करेगा एआई और डेटा से। उसी प्रकार सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, कि आप पहले सेंसस से डेटा निकालो कि यहाँ पर कितने लोग हैं, कितनी एज पिरामिड क्या बन रहा है, उस हिसाब से यहाँ पर प्राइमरी स्कूल कितने होने चाहिए, हॉस्पिटल कितने होने चाहिए, तो उसका ऑप्टिमल प्लानिंग हो सकता है। उसी तरह ट्रैफिक जाम से बचने के लिए क्या क्या, कितने स्ट्रीट्स होने चाहिए, कितने मेन रोड होने चाहिए, अंडर ब्रिज, ओवर ब्रिज, ये सब हो सके। ग्रिड स्टेबिलिटी, यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी, कोल एनर्जी, इतनी आबादी है तो इतने टाइम पर और ये सीजन में इतना डिमांड रहता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो सबको स्टेबल रखने में भी आपको मदद करेगा। इलीगल एनक्रोचमेंट, सैटेलाइट मैपिंग से आपको पता चले कि इस एरिया में तो गोल्फ क्लब बन चुके हैं, तो मतलब सब मालदार पब्लिक है, तो उस हिसाब से आपको प्रॉपर्टी टैक्स में पैसा आ रहा है कि नहीं। या कोलकाता के बाहर का विस्तार कि जहाँ इतनी सारी झुग्गी झोपड़ी आपको दिखेगी, ये सब इलीगल माइग्रेंट्स और उनका हिडन अर्बनाइजेशन हो रहा है, उसको कैसे रोकें। तो एआई एंड जीआईएस कैन हेल्प इन ऑल दिस डिटेक्शन। इसमें भी मैंने एआई को पूछने नहीं गया, ये तो ऐसी चीज़ है आप दिमाग से सोच के भी मार सकते हैं सारे गप्पे, लेकिन आपको इकोनॉमी, सोसाइटी, थोड़ी बहुत साइंस, सबकी समझ होनी चाहिए। और ये हवा में नहीं, अखबार रोज़ पढ़ो, 6-8 महीने भी आप पढ़ोगे तो बहुत कुछ आपको आ जाएगा। मैंने केवल इमेज बनाने के लिए, ये इमेज जनरेशन के लिए ही मैंने इस्तेमाल किया है एआई का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो काफ़ी आसान है। 4, 3, 2, 1। हाँ, तो यहाँ पर कीवर्ड क्या है? सोलर एनर्जी, मतलब उसके ऊपर क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी, वहाँ से शुरुआत करते हैं। तो आप डेटा भी लिख सकते हैं कि भारत में 2025 में जितनी बिजली पैदा हुई उसमें 51% नॉन फॉसिल सोर्सेज से आती है और 25% सोलर एनर्जी आ रही है। डेफिनेशन भी आप दे सकते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी कैसी है, कि जो नेचुरल सोर्सेज से आती है जैसे सोलर, विंड, वाटर, और वो कभी ख़त्म नहीं होती है, अनलाइक कोल एंड ऑयल। ओरिजिन भी आप देख सकते हैं कि क्यों सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी की आज बहुत बात हो रही है, क्योंकि कोयला या ऑयल जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैस एमिट होते हैं, उससे क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ रही है। तो देयरफॉर वी नीड टू शिफ्ट द क्लीन एनर्जी लाइक सोलर एनर्जी, एंड इट हैज़ फॉलोइंग इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स। फिर बॉडी पार्ट 1 में आप बात करेंगे जो भी इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल फ़ायदों की। तो इकोनॉमिक फ़ायदे क्या है? जितना आप ये सोलर एनर्जी यूज़ कर रहे हैं तो बाहर से तेल कम मंगवाना पड़े, तो फॉरेक्स की सेविंग है। सब्सिडी का सरकार का बिल बचे, कि अगर फार्मर ही, कौन सी योजना थी, पीएम कुसुम, उसमें वो सोलर पंप सेट लगा दे तो डीजल जनरेटर इस्तेमाल नहीं करेगा, ऑयल की बचत हुई। किसान को राज्य सरकार जो बिजली पर सब्सिडी देती है उसकी बचत होगी। या राज्य सरकारें जो ये गरीब लोगों को, जैसे पंजाब में 100 यूनिट बिजली फ्री देती है, उसके सब्सिडी बिल में बचत होगी अगर हम सोलर ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर कोई व्यक्ति खुद के घर पे सोलर पैनल लगा दे, कौन सी योजना, पीएम सूर्य घर बिजली योजना, तो उसमें उसने जो ये मान लो कि 100 वाट का पैदा किया, 80 खुद यूज़ किया, तो बाकी का 20 वो सेल कर सकता है। इसे हम कहते हैं नेट मीटरिंग, दिस कैन ऑल्सो हेल्प। तो ये सब इकोनॉमिक बेनिफिट है। फिर पार्ट 2 ऑफ द क्वेश्चन वाज इकोलॉजिकल बेनिफिट्स की आप बात करें, पर्यावरण को क्या लाभ। तो कोल माइनिंग से होने वाला प्रदूषण, थर्मल पावर प्लांट से जो भी कोयला जला के बिजली पैदा होती तो सूट, रेस्पिरेटरी डिजीज, श्वसन तंत्र की समस्याएं वो कम होगी। डीजल जनरेटर से बिजली पैदा हो तो जितना ग्रीन हाउस गैस एमिट होता है, और सोलर कुकर आप इस्तेमाल करें तो जो गरीब लोग लकड़ी जलाकर, पेड़ काट कर काम करते हैं, तो वो सब बचत होगी। तो दीज आर ऑल इकोलॉजिकल बेनिफिट्स। फिर आप रिन्यूएबल एनर्जी, आई थिंक सस्टेनेबल गोल नंबर 7 के साथ लिंक करके खत्म करें जवाब। हालांकि यही प्रश्न, इसमें अगर डायरेक्टिव वर्ड एक्सप्लेन न होते हुए ये होता एग्जामाइन क्रिटिकली,
तो फिर आपने सोलर का सब कुछ फ़ायदा ऐसा नहीं, आपने नुकसान भी बताने होते, मर्यादा भी बतानी होती। तो चलिए ऐसा हम दिमाग खर्च करते हैं कि अगर एक्सप्लेन की जगह एग्जामाइन क्रिटिकली सवाल होता तो इस प्रश्न में क्या बदलाव आता? तो क्लाइमेट हिपोक्रेसी पे हमें जाना पड़े कि जो आप एक सोलर पैनल लगाते हैं उससे 300 वाट आवर्स जो बिजली पैदा हुई उससे 2 बल्ब मुश्किल से जल सकते हैं। ज़्यादा करना है आपको बैटरी लगानी पड़ेगी, वो ज़्यादा में खर्च आता है। कंपेयर टू दैट अगर आप न्यूक्लियर प्लांट प्रमोट करें तो उसमें बहुत कम ज़मीन चाहिए। उतनी ही बिजली अगर आपको सोलर से पैदा करनी है तो आपको 300 गुना ज़्यादा ज़मीन चाहिए होगी। भारत के पास इतनी ज़मीन है ही नहीं। जब हम किसी देश की टोटल ज़मीन डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन, अपने केस में 140 करोड़, तो पता चले प्रति व्यक्ति भारत के पास बहुत कम ज़मीन है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रशिया जैसे देश वो सोलर को ज़्यादा प्रमोट करे, समझ आता है उनके पास ज़मीन है। सेकंड, सोलर पैनल, उसके पीछे बैटरी, इसके वास्ते जो भी अलग अलग कीमती धातु या क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए, टंगस्टन है, कोबाल्ट है, ज़्यादातर ये कॉन्गो और ऐसे अफ्रीका के देशों से पाए जाते हैं जिस पर चाइना ने ऑलरेडी कंट्रोल कर दिया। बाकी जो बचा वो वहाँ के जो भी अलग अलग कबीलों के बीच आप जानते हैं सिविल वॉर चल रहा है, वहाँ पर वो बच्चों को गुलाम बना के उनसे मजदूरी कराते हैं, अवैध खनन कराते हैं, वो सब लोग कर रहे हैं। तो जब हमारे पास वो क्रिटिकल मिनरल है ही नहीं तो इतना उसे प्रमोट करने का क्या मतलब है? खासकर तब जब फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री अमेरिका, यूरोप हमें कोई ज़्यादा फंडिंग में, क्लाइमेट चेंज के फंडिंग में पैसे नहीं दे रहे। नेक्स्ट, हम कहते हैं सोलर पैनल बहुत ही क्लीन है, लेकिन उसको बनाते वक्त जो प्रदूषण हुआ उसका भी तो कॉस्ट गिनना पड़ेगा कि जितनी माइनिंग की गई, वो सारी धातुओं को पिघलाया गया, तब भी तो बहुत सारा प्रदूषण होगा। फिर उस सोलर पैनल को आपने ट्रक में भरा, वहाँ से घर तक लाए, उसमें भी प्रदूषण हुआ है। और ये सोलर पैनल की लाइफ साइकिल होती है 25 साल। उसके बाद उसे फेंक देना पड़ेगा। तो लैंडफिल में वो सारी धातुएँ जाएँगी, मिनरल्स जाएँगे और बारिश में वो ज़मीन में सब पॉल्यूशन बढ़ा देंगे। फिर वहाँ से कुछ अगर अनाज आप खा रहे हैं, आपको कैंसर हुआ, बहुत सारी समस्या हो सकती है। दीज़ आर एम्बेडेड कॉस्ट्स। आप कह नहीं उसका रिसाइक्लिंग भी तो हो सकता है। रिसाइक्लिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव फॉर सोलर पैनल्स, इसलिए उसको फेंक ही देना पड़ेगा। तो इन सब पर भी बात होनी ज़रूरी है। तो सोलर एनर्जी इज़ नॉट 100% क्लीन एनर्जी, पूरा दूध का धुला वो नहीं है। तो अगर एग्जामाइन क्रिटिकली पूछा जाता तो हमें प्रोज एंड कॉन्स दोनों की बातें करनी होती और फिर कंक्लूजन क्या होता कि कंसिडरिंग द अफोर्ड मेंशन्ड इश्यूज इट कैन बी यूज्ड बट इट इज़ नॉट ए पनेशिया। ये भारत जैसे देशों के लिए कोई रामबाण इलाज नहीं है। हमें हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को देखते हुए कोयले और फॉसिल वाली ऊर्जा पर भी उतना ही ध्यान देना पड़ेगा। तो पिछले साल मतलब मेंस 2025 का मेंस पेपर 1 और उसमें ज्योग्राफी के जो सवाल पूछे गए थे हमने सॉल्व किए। मतलब उसका इंट्रोडक्शन लिखा, बॉडी में और भी चर्चा हो सकती थी, पर हम सिर्फ इंट्रोडक्शन से शुरुआत इसलिए कर रहे हैं ताकि कम से कम आपकी थोड़ी पेन चलेगी तो वो राइटर्स ब्लॉक, आंसर राइटिंग का डर वो कम हो जाए। अगली बार मिलेंगे तो हम हिस्ट्री और सोसाइटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसमें भी मैंने पावर पॉइंट्स तो काफ़ी कुछ बनाए थे, लेकिन अभी भी मुझे खुद संतुष्टि मिले उतना वो कंटेंट डिटेल में बना नहीं है, तो मैं उसे ऑन एनरिच करूँगा प्रॉबेबली नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक। उसका भी वीडियो आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और 2026 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट इंडिविजुअल पेपर के भी हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। कंबाइन भी आपको सब मिल रहा है एट वेरी अफोर्डेबल प्राइजेस। और जो विद्यार्थी 2027, 28, 29 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी प्रीलिम्स और मेंस के हमारे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज भी अवेलेबल हैं एट वेरी अफोर्डेबल प्राइजेस। लेकिन ये सारे ऑफर्स जल्दी खत्म होंगे, फिर वापस प्राइस थोड़े बढ़ेंगे। जितना जल्दी जुड़ेंगे उतना जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, तो फिर रिवीजन, मॉक टेस्ट, आंसर राइटिंग पर आप फोकस कर पाएंगे। बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। डिस्काउंट कोड याद रहे mronal.org। लेट्स क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it.